Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 9th students, भाई फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धमाकेदार शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम यूनिट 1 AI रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो 100% आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बेटा आपको हर एक सब्जेक्ट के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा दूंगी, जो जो हमने यूनिट्स पढ़ लिए हैं उन सभी के, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो एग्जाम आपका यूनिट टेस्ट हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, टर्म 1 एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम ही क्यों ना हो। सो तैयार हो मेरे साथ आज के इन सारे क्वेश्चंस को केयरफुली सॉल्व करने के लिए। यदि यूनिट पढ़ लिया है पूरा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसकी मदद से आप इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब इसमें हमने पढ़ा था एआई रिफ्लेक्शन के बारे में, कि एआई का ह्यूमंस पर क्या रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मतलब कैसे हम एआई को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वही प्रोजेक्ट साइकिल क्या है, ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, इनमें कौन कौन से स्टेप्स हमने डिस्कस की थी, वही एआई एथिक्स क्या है। तो ये 3 अलग अलग टॉपिक्स है जिस पर बेस्ड आपकी पूरी यूनिट है। इस बार जो मेजर चेंजेस हुए सिलेबस में वो ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, और सिलेबस वाला वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है जहां पे इसके एमसीक्यूज मिलेंगे, इस यूनिट का पूरा होल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, 2 पार्ट में कंप्लीट किया। और आज टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में ये सेशन हम खत्म करेंगे, और इसी के साथ में इस यूनिट को भी फिनिश करेंगे। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, द वन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज इंडिया एआई? इंडिया एआई क्या होता है? इंडिया एआई नेशनल एआई पोर्टल है। किसका? इंडिया का। इट इज सेंट्रल हब फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू एआई इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी एआई के चमत्कार जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी एआई बेस्ड इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो एक तरीके से मैजिक की तरह काम आ रहे हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि भाई बस ऑटोमेशन हो रहा है, मतलब जादू जैसा कुछ हो रहा है, तो ये सभी एक एआई पोर्टल है, नेशनल एआई पोर्टल। इंडिया की एक, हम बोल सकते हैं कि एक सेंट्रल हब है जहां पे ये सब चीजें पॉसिबल की जा रही है। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिटी, एनईजीडी एंड नेस्कॉम। नेस्कॉम, मिटी, एनईजीडी क्या, बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया है जो इंडिया में स्टार्ट किया गया है। ठीक है जी, तो आप बात समझ में आ गई। इंडिया एआई क्या है? नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द रीजन फॉर बिग कंपनीज एस्टैब्लिशिंग देयर एआई लैब्स? अब एआई लैब्स को एस्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्यों यहां पर इंडिया में अपने एआई लैब्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है? अब एआई लैब की बात की जाए तो अटल टिंकरिंग लैब का नाम आपने सुना होगा, है ना, जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था नीति आयोग की तरफ से। अटल टिंकरिंग लैब आजकल हर एक स्कूल में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रोबोटिक्स वगैरह के बारे में सिखाया जाता है बच्चों को, कैसे ऑटोमेशन बेस्ड टूल्स और कैसे ऑटोमेशन बेस्ड एआई मॉडल्स आप डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो वही कौन सी ऐसी बिग कंपनीज और क्या रीजन है जो कि इनको डेवलप किया जा रहा है? तो फेवरेबल इकोसिस्टम, इकोनॉमी एंड द वास्ट पूल ऑफ टैलेंट इन इंडिया हैव ब्रॉट many big companies of the world like Google, Microsoft, IBM etc. to set up their research centers and AI labs in India। ठीक है जी, आई बात समझ में। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये टॉप कंपनीज हैं जो आए दिन नए नए एआई मॉडल्स को लॉन्च कर रही है, जैसे गूगल की बात करूँ तो जैमा 3 है ना, अभी लेटेस्ट इसका मॉडल है। गूगल बार्ड हो गया, है ना, जेमिनी हो गया, ये सभी गूगल के एआई टूल्स हैं। वहीं बात कर ले माइक्रोसॉफ्ट की, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का चैट जीपीटी जो खतरनाक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। उसी के साथ IBM वाटसन, IBM डीप ब्लू, नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे टूल्स जो हैं जो बहुत बेसिकली हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि इन्हीं को सेटअप करने के लिए, रिसर्च सेंटर बनाने के लिए हमें एआई लैब्स की जरूरत पड़ रही है। ओके जी, और कहीं ना कहीं चीजें लेकर आना, हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एआई का क्या रोल है ना जी। अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैम एआई से क्या हमारा जॉब्स छिन जाएगा, एआई से क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो बेटा एआई के साथ चलोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता तो उसके साथ बहुत कुछ होगा, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम 3 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एआई। अब एआई के मेजर 3 डोमेन्स क्या है? तो मेजर 3 डोमेन्स की बात करें तो डेटा स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि पूरा खेल एआई का डेटा पर ही है ना। एआई का कोई भी मॉडल आप बना दो, कोई रोबोटिक्स बना दो, कोई ऑटोमेशन बेस्ड टूल बना दो, भाई उसमें जब तक डेटा फीड नहीं करोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा डेटा फीड करोगे वैसा एआई मॉडल रेस्पॉन्स करेगा। तो डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए एआई का सबसे बड़ा और मेजर डोमेन दैट इज डेटा स्टैटिस्टिक्स। सेकंड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
ठीक है जी। अब आजकल जितने एआई मॉडल से गूगल, एलेक्सा, सिरी की बात कर लूं मैम, तो वो तो हमारी आवाज को समझ जाते हैं, हमारी लैंग्वेज समझ जाते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं उसका रिस्पॉन्स करते हैं और बाकायदा सही करते हैं। तो वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज है, उसको समझते हैं, उसको सुनते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आपको आंसर रिटर्न करते हैं। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड द थर्ड इज कंप्यूटर विजन। अभी कंप्यूटर विजन की बात की जाए तो भाई ह्यूमंस के पास तो आईज होती हैं चीजों को देखने के लिए, कैप्चर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, बट जो रोबोट्स होते हैं उनके पास आईज नहीं होती है। उनके लिए हम क्या लगाते हैं, कैमरास का यूज करते हैं, है ना। वही कुछ सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चीजों को। सो दिस इज नोन एज कंप्यूटर विजन टेक्निक, जिसमें कैमरास आ जाते हैं, वेबकैम्स आ जाते हैं आपके, और जितने भी सेंसर्स वगैरह होते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, आपका टेम्परेचर डिटेक्टर सेंसर होता है, मॉइस्चर डिटेक्टर सेंसर होता है। तो ये सारी चीजें जो डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या हो रहा है, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा स्टैटिस्टिक्स, तीनों ही टेक्निक का यूज हो रहा है, इसलिए तो वो एआई मॉडल है। बात समझ में आ गई। चलो अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी एग्जांपल दिया मैंने कि जब हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, अभी इंडिया में यदि देखा जाए तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, गुजराती, पंजाबी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, सब आजकल सीखते हैं ना जी। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एक मॉडल को आपको कितना ट्रेन करना पड़ता है कि वो आपकी हर एक लैंग्वेज को सुने, समझे और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे। तो बेटा उसी को कहते हैं एनएलपी इज द एबिलिटी टू मशीन टू रीड, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज मशीन फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन जो है उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करती है। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन इज यूज्ड टू ट्रेन कंप्यूटर्स टू रीड, प्रोसेस एंड एनालाइज विच टाइप ऑफ डेटा, विजुअल डेटा। विजुअल डेटा को रीड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बेसिकली यहां पर कंप्यूटर विजन का यूज किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमंस करते हैं। ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ एल्गोरिदम्स होती है, इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पे आप एक इमेज का डायमेंशंस वगैरह को देकर ना प्रॉपर्ली प्रोसेस कर पाते हो। ठीक है। वही कोड इस तरीके से होता है। नाउ डिफाइन द टर्म कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अभी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है कंफ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो बेटा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली लास्ट स्टेप। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में टोटल आपने 6 से 7 स्टेप्स पढ़ी थी। ठीक है। पहली स्टेप क्या थी, पहली स्टेप थी आपकी प्रॉब्लम स्कोपिंग की। प्रॉब्लम स्कोप करने के बाद में हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद में मैम डेटा की मॉडलिंग करते हैं। ठीक है। डेटा मॉडलिंग जब हो जाती है फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं मैम कहाँ पर, डिजाइनिंग हो जाती है, मॉडलिंग वगैरह हो जाती है प्रॉपरली। देन उसके बाद में आते हैं हम इवैल्यूएशन फेज में, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एआई मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो इवैल्यूएशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, जिसमें हम प्रेडिक्शन और रियलिटी के बेस पर खेलते हैं। मींस कि यहाँ पर एआई मॉडल को इस तरीके से चेक किया जाता है कि यदि वो प्रिडिक्ट कर रहा है तो कितना सही प्रिडिक्ट कर रहा है, और रियलिटी में यदि कंपेयर करेंगे उसके प्रिडिक्शन से तो वो कितना सही है कितना गलत है। मींस फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया हुआ है जो क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है। चीजों को डेटा के बेसिस पर, पहले के डेटा के बेसिस पर प्रिडिक्शन करके आंसर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, बट रियलिटी में वो कुछ डिफरेंट है और उसका प्रिडिक्शन डिफरेंट है, या रियलिटी में जैसी चीज है वैसे का वैसी मशीन प्रिडिक्ट भी कर रही है। तो ये जो रियलिटी और प्रिडिक्शन का पूरा खेल होता है जिससे मशीन को हम ट्रेन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि मशीन कितना सही आंसर कर रही नहीं कर रही है, वही कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे प्रिडिक्शन, यहाँ रियलिटी आता है, अगेन यहाँ पे प्रिडिक्शन, यहाँ रियलिटी आता है। ठीक है। इस तरीके की कुछ 2x2 की आपकी जो है मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है। मतलब वही यहाँ यस और नो आंसर आएगा, यहाँ अगेन यस और नो आंसर आएगा। यदि प्रिडिक्शन आपका मतलब प्रिडिक्शन और रियलिटी आपकी मैच कर रही है तो ये ट्रू हो जाएगा, यदि रियलिटी प्रिडिक्शन मैच कर रहे हैं तो ये ट्रू होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स का खेल होता है ना। इसके बाद आप इसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हो, रिकॉल निकाल सकते हो, प्रिसीजन निकाल सकते हो, सबके अपने फॉर्मूलाज होते हैं। और इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, जितना दिया है मैंने उतना समझा दिया। यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो भी लिख कर आना। सो इट इज यूज्ड टू मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल, यूज्ड टू टेस्ट डेटा। डेटा को टेस्ट करने के लिए, एआई मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाउ डज एआई हेल्प इन एग्रीकल्चर फील्ड। अभी एआई कहाँ हेल्प नहीं कर रहा है, ये यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे नहीं मैम सभी जगह तो हेल्प कर रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूती है आज। मतलब हर जगह कंप्यूटर, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, हर जगह आजकल इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। एक छोटी सी सब्जी वाले की भी शॉप होती है ना, तो वो भी जो है बारकोड वगैरह लेकर बैठता है, बाकायदा अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखता है कि जो भी कोई पर्सन आता है अगर बारकोड को स्कैन करता है, क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है ना। तो वो भी टेक्नोलॉजी को सीख रहा है धीरे धीरे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हर एक फील्ड में देखो आप एआई का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहां कैसे हेल्प हो रही है,
तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प कर रहा है एआई। देखो ड्रोन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को स्प्रेड कर देते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होता है फार्मर्स को। उसी के साथ में ड्रोन्स के अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स, ऐसे मशीनरीज हैं जो ऑटोमेशन बेसिस पर काम कर रहे हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है ना। वही लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स फार्मर्स टू गेट मोर फ्रॉम द लैंड एंड यूज रिसोर्सेज मोर सस्टेनेबिलिटी। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अ रोबोट कॉल्ड सी एंड स्प्रे। ब्लू रिवर जो टेक्नोलॉजी है, ब्लू रिवर, उन्होंने सी एंड स्प्रे नाम का एक रोबोट बनाया था जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, इस यूनिट में पढ़ा है, विच यूजेस द कंप्यूटर विजन एंड इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर एंड प्रिसाइजली स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड वही कॉटन प्लांट्स। ठीक है, कॉटन प्लांट्स पर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए सी एंड स्प्रे नाम का एक रोबोट बनाया था। तो रोबोट बना सकते हो, ड्रोन्स बना सकते हो, रोबोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं ना ऑटोमेशन वगैरह में। एक और ऐप है जो बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज प्लांटिक्स। प्लांटिक्स मोबाइल ऐप है जो कि एआई पावर्ड इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर टू हेल्प फार्मर्स टू डिटेक्ट प्लांट डिसीजेस। प्लांट के डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए प्लांटिक्स नाम का एक एप्लीकेशन है, एआई टूल है जिसका यूज कर सकते हो, है ना। तो आजकल हर एक फील्ड में आप देख रहे हो एआई यूज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपसे एग्रीकल्चर के लिए पूछा है, तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने सिर्फ एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन बताया तो वही आएगा, नहीं। एआई का क्वेश्चन कहाँ किस तरीके से यूज किया जा रहा है हमने एप्लीकेशंस ऑफ एआई में डिटेल में पढ़ा है, फीचर्स ऑफ एआई में भी मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है, एजुकेशन में कैसे यूज हो रहा है एआई का, बिजनेस में कैसे यूज हो रहा है एआई का, मेडिकल फील्ड में कैसे यूज हो रहा है, एस्ट्रोनॉट्स कैसे यूज कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग में कैसे यूज हो रहा है, तो ये सब आपको पता है। तो आंसर अब आपको लिखते आना चाहिए, जो मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अभी एआई प्रोजेक्ट साइकिल की कहानी तो क्लियर हो गई मैम कि पहली स्टेप होती है प्रॉब्लम स्कोपिंग की। वंस द प्रॉब्लम इज स्कोप, एक बार यदि आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, जिसमें आप क्या करते हो, बहुत ध्यान से समझना, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रही हो एज इट इज एग्जाम में आती है। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम 4W कैनवास बनाते हैं मैम, जिसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट पे काम करते हैं। ठीक है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड व्हाट, ये चार चीजें आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हो 4W में। किसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलना है और कहाँ प्रॉब्लम है, किस कंटेक्स्ट, किस सिचुएशन में, और इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में बनाकर बता देते हो। तो ये प्रॉब्लम स्कोप हो गया। आफ्टर प्रॉब्लम डिफाइनिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं मैम, डेटा कलेक्शन करते हैं। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद डेटा को एनालाइज किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मशीन को डेटा की मॉडलिंग कर रहे होते हैं, मतलब एआई मॉडल को आप रेडी कर रहे होते हैं। डेटा मॉडलिंग के बाद एक बार जब आपका मॉडल रेडी हो गया तो उसको आप इवैल्यूएशन या फिर टेस्टिंग फेज में उतारते हो। कहाँ उतारते हो, इवैल्यूएशन या फिर टेस्टिंग फेज में। ये जो जो चीजें बोल रही हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम स्कोप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, डेटा कलेक्शन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इवैल्यूएशन के तो देख ही रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछे। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक बार मशीन की परफॉर्मेंस 100% चेक हो गई, आपका जो मॉडल है वो टेस्ट हो गया, प्रॉपरली इवैल्यूएट हो गया, तो फिर इस मॉडल को हम मार्केट में उतारते हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। आगे बात समझ में, तो दीज ऑल आर दी स्टेप्स जो क्या होती हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे जो इवैल्यूएशन स्टेज है, ये जो इवैल्यूएशन स्टेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की, उसको कैसे समझाओगे। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जो इवैल्यूएशन स्टेप है, इट इज द क्रिटिकल एग्जामिन टू प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एआई मॉडल को क्रिटिकली एग्जामिन करती है, चेक करती है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोग्राम्स एक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स। इट पर्पस इज टू मेक जजमेंट्स अबाउट अ प्रोग्राम, टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस और टू इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजंस। इवैल्यूएशन स्टेप में हम क्या क्या करते हैं, जो भी आपने एआई मॉडल बनाया हुआ है इसको जज करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं, क्या सही है या नहीं है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और साथ ही मशीन आपकी किस तरीके से डिसीजन ले रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। इसके लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसे टूल का यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको यूज करते हैं, बट कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज फेमस वन, जो आपसे 9th में भी पूछी जाएगी और 10th में भी पूछी जाएगी। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। अब ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या होता है मैम, नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, नहीं सुना है तो ये कौन सी समस्या आ गई, नई समस्या, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं कोई ब्लैक कलर का डिब्बा है और उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं है। लिखा जरूर ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, बट इट इज रिलेटेड विद एआई, इट इज रिलेटेड विद डेटा। देखो हर दिन आप देख रहे हो कि डेटा जनरेट होता है, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में डेटा जनरेट होता है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है पता है ना, इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन है, और हर एक पर्सन यदि स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका
यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ फिलहाल अभी, इन सारी एप्लीकेशन पे काम कर रहा होता है तो कितने पोस्ट आते होंगे, कितनी वीडियोस, कितने इमेजेस, कितने कमेंट्स एक सेकंड में जनरेट होंगे। तो मिलियन में, ट्रिलियंस में बेसिकली ये जो है डेटा जनरेट हो रहा होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम को इतना बल्क में डेटा मेंटेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है ना। सो सिस्टम यूजेस अ ह्यूज डेटा बैंक टू लर्न एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। तो यहाँ पे सिस्टम जो है ना एक ह्यूज डेटा बैंक का यूज करता है, जो भी डेटा उसके पास आ रहा है उसको सीखने के लिए, उसको बेसिकली एक रिजल्ट जनरेट करने के लिए। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एआई मॉडल की। तो सपोज ये इंटरनेट से जो बिग डेटा जनरेट हो रहा है उसके लिए हमने एक एआई मॉडल बना दिया। अब ये एआई मॉडल जो है ट्रिलियंस ऑफ डेटा को कैसे मैनेज करेगा, उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन लेगा। सो दिस इज नोन एज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है जी, देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, व्हाट एग्जैक्टली द एल्गोरिथम इज डूइंग एंड व्हाट मेथड इट इज यूजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। यदि आपको नहीं पता है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो या मशीन नहीं समझ पा रही है कि इसको क्या डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है बल्क में, उसमें कौन सी एग्जैक्टली एल्गोरिथम लगाई जा रही है, कौन सी मेथड यूज की जा रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, सिंस देयर इज नो इनसाइट ना, इट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। वैसे इन सारे डेटा को मैनेज किया जाता है जिसके लिए हाईली कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, कुछ एआई टूल्स होते हैं जो अलग अलग सर्वर्स पे, जैसे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब सर्वर मैनेज कर लेता है ना। बट एक टाइम पर ये प्रॉब्लम भी अराइज होती है जब हम एक एआई मॉडल की बात कर रहे होते हैं। सो दिस हैपेंस बिकॉज द डेटा ऑफ एन एआई सिस्टम इज वर्किंग ऑन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ न्यूरल नोड्स विच म्यूटेट्स इट। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितनी न्यूरल नोड्स होती हैं, अब आपने जितनी भी न्यूरल नोड्स, जितनी भी एल्गोरिथम, जितनी भी मशीन लर्निंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग की होगी, वो कहीं ना कहीं म्यूटेट हो रही होती हैं, मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वर्किंग एंड सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो वहाँ पे प्रॉब्लम का पता लगा पाना, ठीक है, बेसिकली मशीन के लिए, एआई मॉडल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कब, जब उसके पास में बल्क में डेटा चला जाता है और वो डेटा से कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसको बेसिकली कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है जी, कुल मिला के इन शॉर्ट। नाउ 10th नंबर, लिस्ट द कैटेगरीज इन विच एआई सिस्टम आर क्लासिफाइड। अब आपको वो कैटेगरीज बताना है जिसमें आप एआई सिस्टम को क्लासिफाई करते हो। तो एआई जो है बेसिकली 3 टाइप के एआई होता है, नैरो एआई, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। बस वही बताना है ना। वीक एआई जिसको नैरो एआई भी कहते हो, आप क्या कहते हो इसको, हम नैरो एआई भी कहते हैं। ठीक है, जो बेसिकली जो फिक्स्ड होते हैं, जो एआई मॉडल में जितना डेटा देना है उतना दे दिया, उसी के बेसिस पे बार बार अगेन एंड अगेन काम कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई क्या होते हैं, जो बेसिकली सीखना चाहते हैं, जो मशीन में आप कुछ डेटा, नया नया डेटा देते हो, उसके बेसिस पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल ऑटोमेशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी आपके स्ट्रॉन्ग एआई है। और यदि मैं सुपर एआई की बात करूं तो जो आज और आज के बाद भी जितने आने वाले समय में जितने एआई मॉडल जनरेट होने वाले हैं वो सब सुपर एआई में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी समझ में आ गई ना, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। यदि इसको और लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको लिख कर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ जितने क्वेश्चंस लिए हैं मैंने वो सभी नेचुरल क्वेश्चंस लिए हुए हैं, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेंसी लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब XYZ इज अ कंपनी, दैट कंपनी क्रिएट्स एन एआई मॉडल। उस एआई मॉडल में लैंग्वेज सिखाने के लिए आप कौन से एआई टेक्निक का यूज करने वाले हो, तो बता दो भाई NLP, है ना। ऐसे होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मेरी बात समझ में आ गई। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में एक सिचुएशन दी रहेगी, एक कंडीशन दी रहेगी, जो जनरल रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती है, उसके बेसिस पर आपको आंसर लिखकर आना होगा। तो क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा है ये सारे, तो आंसर लिखकर आ जाओगे आराम से। नाउ व्हाई इज द डेटा कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एआई बेस। अभी मैंने बताया कि पूरी कहानी एआई मॉडल की डेटा से रिलेटेड होती है। यदि डेटा नहीं दोगे तो एआई मॉडल किसी काम का नहीं है। एआई मॉडल वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, देन व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो द डेटा सेट फॉर एआई सिस्टम शुड बी रियलिस्टिक एंड नीड टू बी अ सफिशिएंट साइज। मतलब जो भी डेटा आप एआई मशीन को दे रहे हो, यदि वॉग दोगे या फ्रॉड डेटा दोगे या कुछ भी बना बनू के डेटा दोगे तो मशीन वैसा काम करेगी। ठीक है, आप चाहते हो कि मशीन एकदम फ्लॉलेस रिजल्ट दे, आप चाहते हो कि मशीन एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे, तो उसके लिए आपको डेटा भी एक्यूरेट और ट्रेंड डेटा आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है जी। सो हाउएवर द लार्जेस्ट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड में ऑल्सो रिफ्लेक्ट ह्यूमन सब्जेक्टिविटी एंड अंडरलाइंग सोशल बेसिस। तो अब जैसे मैंने बताया कि लार्जेस्ट डेटा कलेक्ट हो रहा है सोशल मीडिया से, आप देखो कितना कलेक्ट हो रहा है। वहीं यदि बात करूं मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स की, तो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है, शॉपिंग वेबसाइट्स, मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, भाई यहाँ तो हर दिन में कितना डेटा जनरेट होता है। आजकल कौन मार्केट जाना पसंद करता है मैम। तो जैसे कि जनरेट हो रहा है इतना हाई अमाउंट में जो डेटा जनरेट हो रहा है, तो इट रिफ्लेक्ट ह्यूमन सब्जेक्टिविटी एंड अंडरलाइंग द बेसिस ऑल्सो, है ना जी। तो बस ये लिख कर आना है इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज एन एथिकल कंसर्न ऑफ एआई। एआई का एथिकल कंसर्न क्या है।
ठीक है। तो एआई एथिक्स और एआई बेसिस ये हमने इस यूनिट में कवर किए थे, ठीक है। एआई के फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एथिक्स क्या है, बेस क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। वही एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ एथिक्स के बारे में आपको बताना है। इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो जैसे मैंने पढ़ाया, या इस तरीके से भी लिख कर आ सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। सो एआई इज पावरफुल टूल, इट कैन बी यूज्ड इन वेज दैट कैन अफेक्ट द सोसाइटी पॉजिटिवली और नेगेटिवली। नाउ लाइक इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जी, अ लॉट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी यूटिलाइज एआई फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, तो लिख कर आ सकते हो ना आप कि एआई एक पावरफुल टूल है, ये ह्यूमंस को, सोसाइटी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एआई को कैसे यूज कर रहे हो, है ना। हमें उन सारे एथिक्स को फॉलो करना होगा, या हम जो भी एआई मॉडल बना रहे हैं उसको उन सारे एथिक्स को फॉलो करना होगा जो एथिकली सही है, जिससे आपका जो एआई मॉडल है वो पॉजिटिवली आगे बढ़े, है ना। जैसे इंटरनेट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना कि इंटरनेट पे आपको किसी को रॉन्ग कमेंट नहीं करना है ना, किसी भी तरीके का कोई बुलिंग या ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। वैसे ही एआई मॉडल में जितना सही डेटा, जितना करेक्ट डेटा, जितना पावरफुल डेटा इंसर्ट किया जाएगा, एआई मशीन उतना ही सही और एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है जी, चलिए ये तो थे कुछ शॉर्ट आंसर्स, एंड होपफुली सारे शॉर्ट आंसर्स जो वेरी शॉर्ट की कैटेगरी में आएंगे एग्जाम में, आपको एकदम 100% क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं कुछ लॉन्ग आंसर्स की तरफ। ठीक है जी, तो लॉन्ग आंसर्स में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन 3 वर्ल्ड फेमस एआई मशीन। 3 वर्ल्ड की फेमस एआई मशीन के नाम आपको बताने हैं, और ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। पहली मशीन है यहाँ पे आईबीएम की वॉटसन मशीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर मशीन है जो कि एआई बेस्ड है एंड सोफिस्टिकेटेड एक एनालिटिकल सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगाया हुआ है जो आपके क्वेश्चन को सही और गलत प्रूफ करेगा। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन पोज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। जो भी नेचुरल लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको जनरेट करके दे देगा। इट यूजेस फॉर analyzing the data, predicting future growth, prospectus, automating some tedious and complex processes। इसको जनरली कंपनीज में, बिजनेस में यूज किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि हम क्या लेकर आ सकते हैं, नई रिसर्च क्या हो सकती है उसके बेसिस पर। तो फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर हम आईबीएम वॉटसन मशीन का यूज कर रहे हैं। दूसरी पॉपुलर गूगल ड्राइवरलेस कार, या हम टेस्ला की भी बात कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार जिसको ड्राइवरलेस कार कहा जाता है। अब ये भी अपने आप में ही एआई की एक बड़ी इन्वेंशन है। ठीक है ना, जो अगेन आपके किस पर बेस्ड है, जितनी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो मैंने बताई, एनएलपी, आपका कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, सब पर बेस्ड है। सो गूगल ऑल्सो लॉन्च्ड अ वाइमो डिविजन टू डिजाइन नाउ मैन्युफैक्चर एंड मार्केट ड्राइवरलेस व्हीकल्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस कार्स आर एआई इनेबल्ड। ठीक है जी, नाउ सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट, इनको कौन नहीं जानता, इनको तो सब जानते हैं मैम। सोफिया के एक इंटरव्यू में सोफिया ने कहा था कि भाई मैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और ये बात मैं हर बार कहती हूँ, है ना जी। तो ये कैसे कहा सोफिया ने, सोचने वाली बात है मैम। तो बेटा जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा डेटा इनपुट हुआ होगा सोफिया में जो उसने रिलेट कर लिया, उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा इससे रिलेटेड, तो उसने जो पुराना डेटा उसमें जो फीड किया होगा उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन किया और ये आंसर किया था। ठीक है, सो इट वॉज डिजाइन बाय हैंगकॉन्ग बेस्ड कंपनी दैट इज हैंसन रोबोटिक्स इन Feb 2016 एंड मेड हर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन मार्च 2016 इन द यूएसए में मार्च 2016 में बेसिकली इसको फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस मिला था, मतलब फर्स्ट पब्लिक में इसको उतारा गया था, जो कि हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने 2016 में फैब में इस रोबोट को बेसिकली डिजाइन किया था। और आजकल तो रोबोट बेस्ड बहुत सारी मूवीज वगैरह भी है जो देखकर आप आंसर कर सकते हो ना। तो यहाँ पे हमें बताना था क्या वर्ल्ड के 3 फेमस एआई मॉडल, यदि यही क्वेश्चन 4 फेमस में पूछ लिया गया, 5 फेमस में पूछ लिया गया, तो बेटा जी बता कर आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट डाउन एडवांटेजेस ऑफ एआई। एआई के एडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों के लिए क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने एडवांटेजेस ही बताए तो एडवांटेजेस ही आएंगे, डिसएडवांटेजेस नहीं आएंगे। बेटा डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। 3 डिसएडवांटेजेस भी बताए थे मैंने, 3 से 4 याद होंगे आपको जब मैंने यूनिट पढ़ाया था तब, है ना। और यदि नहीं पढ़ाए, पहली बार चैनल पे आए हो बेटा जी, तो लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन क्वेश्चन आंसर्स के यदि पीडीएफ चाहते हो, नोट्स चाहते हो, तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी अवेलेबल है। करोगे क्या, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, है ना। चलो देखिए क्या है एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस की बात भी बताऊंगी। इनक्रीज्ड ऑटोमेशन, ऑब्वियस जितने एआई टूल है वो ऑटोमेशन को आजकल डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब आजकल ह्यूमंस को क्या कर दिया है, रेस्ट फ्री कर दिया है कि भाई आप रेस्ट करो, सारे काम एआई पे बेस्ड टूल्स कर लेंगे। आप अपने घर में एक रोबोट डिजाइन करके रख सकते हो, आप एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी का एक रिमोट अपने साथ रख सकते हो, तो आपको उठकर जाने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिकली होंगे। सेंसर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली डोर खुल जाता है, स्मार्ट पार्किंग के थ्रू ऑटोमेटिकली कार पार्क कहाँ होगी उसकी
जगह पता चल जाती है ना। डस्टबिन आजकल स्मार्ट हो गए भाई, जैसे डस्टबिन के पास जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही रूम में दरवाजा खोल के एंटर होते हो तो लाइट फैन स्विच ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं मैम। दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट ऑटोमेशन, ठीक है जी। सो AI कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेट एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम टेडियस टास्क टू प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। देयर आर AI बेस्ड एप्लीकेशंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर हायरिंग ऑफ न्यू रिक्रूटर्स। देखो अब AI बेस्ड एप्लीकेशंस भी बनने लग गई हैं, जो कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकती हैं उनकी बेसिकली क्वालिफिकेशन और सारी चीजों के बेसिस पर। सो माया इज द AI ऐप दैट ऑटोमेट्स टेडियस पार्ट्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस सच एज सोर्सिंग, स्क्रीनिंग एंड शेड्यूलिंग। लो भाई, नाम भी यहाँ पे आ गया एक रोबोट का, है ना, तो ऑटोमेशन समझ में आ गया। नाउ सेकंड यहाँ पे एडवांटेज है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी। अब इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, जब ऑटोमेशन आपको इतना हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल वर्क में, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका टाइम कम हो रहा है, आपका काम जल्दी हो रहा है और फ्लॉलेस हो रहा है, एरर फ्री हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो जब काम आपका एरर फ्री होता है, फ्लॉलेस होता है, इट मींस कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है। सो AI इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, इट इज यूज्ड टू मैनेज हाईली कंप्यूटेशनल टास्क दैट रिक्वायर मैक्सिमम एफर्ट एंड टाइम, ठीक है जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफ रिक्रूटमेंट, ऑटोमेटेड पैकिंग एंड प्रोडक्ट्स, AI हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे बात उसी की ली जा रही है जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, कि जो रिक्रूटमेंट रोबोट है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, दिस इज अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, कि मशीन डेटा के बेसिस पर, जो उसको प्रीवियस डेटा दिया गया है उसके बेसिस पर डिसीजंस लेना स्टार्ट करती है और वो डिसीजंस स्मार्ट होते हैं। सो AI हेल्प इन मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। सेल्सफोर्स आइंस्टाइन एनालिटिक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव AI फॉर CRM मैनेजमेंट डिजाइन टू इनेबल कंपनीज टू मेक स्मार्टर बिजनेस डिसीजंस। देखो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, सेल्सफोर्स आइंस्टाइन एनालिटिक्स की, ठीक है, दैट इज AI फॉर CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर एक AI बनाया गया है जिसका नाम है सेल्सफोर्स आइंस्टाइन एनालिटिक्स, जिन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव AI मॉडल डिजाइन किया दैट इनेबल कंपनीज। वो कंपनीज को क्या बताता है कि कैसे आपको स्मार्टर बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। वहां पे आप प्रीवियस डेटा दोगे, उसके बेसिस पर ये जो डिवाइस है, AI का टूल जो है, वो स्मार्टर डिसीजंस आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा। दिस टेक्नोलॉजी गिव्स द सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो, है ना, सेल्स मार्केटिंग के बेसिस पर भी वो आपको डेटा देता है यहाँ पर, ठीक है। तो कस्टमर का बिहेवियर, सेल्स प्रोस्पेक्टस क्या है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ऑटोमेटिक होती जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। नाउ गिव 3 एग्जांपल ऑफ AI अराउंड अस। अभी सुनो, 3 वर्ल्ड के टॉप AI मॉडल का नाम हमने देख लिया और यहाँ पे बोला है कि अब आपको 3 एग्जांपल देना है AI अराउंड अस। तो बेटा दोनों के आंसर सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों के आंसर अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बात तो एक ही पूछी जा रही है ना। तो यहाँ पे आप पहले तो बता दो, स्मार्टफोन सबसे बेसिक और सबसे कॉमन एग्जांपल ऑफ AI। आपको पता भी नहीं है कि आप स्मार्टफोन में AI का यूज कर रहे हो। आप जो फेशियल लॉक लगाते हो, आप जो वॉइस लॉक लगाते हो, आपका फोन ऐसा रहता है जैसे ही आप सीधा करते हो तो स्क्रीन ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, फोन सीधा हुआ वैसे ही। व्हाट इज दिस? दीज आर बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, दीज आर बेस्ड ऑन सेंसर्स। सो स्मार्टफोन इज अ डिवाइस विच इज यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI, है ना। और अब इसमें सिर्फ अभी से यूज नहीं हो रहा, बहुत पहले से। गूगल, एलेक्सा, सिरी आर द एग्जांपल्स जो कि आप AI में AI के एग्जांपल्स है जिसको आप मोबाइल फोन में यूज कर सकते हो। इनके अपने एप्लीकेशंस होते हैं। सो द पोर्ट्रेट मोड ऑफ कैमरा ऑन स्मार्टफोन इज ऑल्सो एन AI फीचर। अभी देखो, जैसे आपने कैमरा ऑन किया और सामने कोई बंदा है तो ऑटोमेटिकली जो है मोड है कैमरा का, वो पोर्ट्रेट मोड में सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप नहीं करते हो, आपने बस कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया और इस तरीके से रखा मोबाइल फोन, तो उसका पोर्ट्रेट मोड ऑटोमेटिकली ओपन हो गया और पीछे का एरिया ब्लर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? पीछे का एरिया ऑटोमेटिकली ब्लर होता है, देखते हो ना। अभी आप ब्लर तो नहीं करते हो, जो भी आपका बैक साइड का एरिया होता है और जो इमेज होती है उस पर ऑटोमेटिकली फोकस जाता है और पीछे का एरिया ब्लर हो जाता है। दिस इज हाउ AI वर्क इन पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जो आपको ये बता सकता है कि स्मार्टफोन्स में कैसे AI यूज हो रहा है। नेक्स्ट, ईमेल स्पैम फिल्टर्स। अभी ईमेल तो सभी के हैं, ईमेल अकाउंट सभी के है ना। ईमेल अकाउंट में देखते हो यहाँ पर होता है एक प्रमोशन नाम का सेक्शन, एक होता है सोशल सेक्शन, एक होता है अपडेट्स, ठीक है, और एक होता है ऑल। ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं और एक स्पैम नाम का भी एक सेक्शन होता है, ठीक है। तो अब जो भी मेल आता है, यदि वो प्रमोशनल मेल है तो प्रमोशनल में चला जाएगा, यहाँ पे मेल शो होने लगेगा। यदि वो अपडेट से किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो यहाँ आ जाएगा। यदि आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो वो यहाँ सोशल में आ जाएगा। यदि कोई एडवर्टीजमेंट मेल आया है तो वो स्पैम फोल्डर में, मतलब स्पैम सेक्शन में चला जाएगा। और यदि इन सभी को एक साथ देखना है तो ऑल पे जाके देख सकते हो। तो अब ये जो हर एक मेल ऑटोमेटिकली जो सेक्शन वाइज चला जा रहा है, हाउ इट इज डन,
ये कौन कर रहा है? अगेन यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स है जो कि काम कर रही है, जो AI इनेबल्ड है, ठीक है। तो AI यहाँ पर ईमेल पर भी काम करता है कि जो भी मेल्स जिससे रिलेटेड होते हैं उसी सेक्शन में जाकर स्टोर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। सो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि ईमेल कैटेगराइजेशन, स्पैम फिल्टर्स आर सम ऑफ द पावरफुल फीचर्स ऑफ AI अफेक्ट योर आर इनबॉक्स। नाउ सिंपल रूल बेस्ड फिल्टर्स यूज टू मार्क स्पैम और पुट ईमेल और वेरियस कैटेगरीज इन प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशनल, ठीक है जी। नाउ वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर ले तो गूगल एलेक्सा सीरी सबसे टॉप पर आते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जो आपको असिस्ट करते हैं। आपने पूछा गूगल एलेक्सा सीरी से कि भाई नियर अबाउट हॉस्पिटल क्या है, तो आपको वो अपने नियर अबाउट जहां आप रहोगे ना उसके आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर जितने हॉस्पिटल्स है वो सब बता देगा। दे यूज AI टू स्टडी आवर बिहेवियर एंड पैटर्न सो दैट दे कैन एडजस्ट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली। आपकी स्टडी में, आपके बिहेवियर में हेल्प करता है। दे कैपेबल टू सेवरल थिंग्स लाइक सेंडिंग क्विक मैसेजेस को क्विक करने के लिए, आपकी बिजनेस मीटिंग है, कहीं अपॉइंटमेंट लेना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करने में, रिमाइंडर सेट करने में, अलार्म लगाने में, वेदर को चेक करने में, लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है वो सुनाने में, आपको बताने में, हर चीज में हेल्प करता है। तो एक तरीके से ये आपका असिस्टेंट है ना, जो आपको हर चीज के लिए असिस्ट कर रहा है, आपको रिमाइंडर्स के थ्रू हर चीजें याद दिला रहा है, किसका बर्थडे आने वाला है, किसको कॉल करना है, कॉल लगाकर आपको दे सकता है ना। मूवीज वगैरह में आपने देखा भी है कैसे रोबोट्स और कैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। और रियल लाइफ में भी ये हेल्प कर रहे हैं। तो गूगल एलेक्सा सीरी का तो यूज किया होगा, तो लिख कर आ सकते हो इसको आसानी से, ठीक है जी। नाउ हाउ कैन अ मशीन बिकम इंटेलिजेंट? अगला इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि आखिरी जो मशीन से ये इंटेलिजेंट होती कैसे है ना। हम जो इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है? बेटा मशीन इंटेलिजेंट होती है क्योंकि उसमें हम कोड करते हैं, क्योंकि हम उसमें एल्गोरिदम्स का यूज करके मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे से बच्चे को आप नॉलेज देते हो, उसको पहले अल्फाबेट सिखाते हो, अल्फाबेट से वर्ड्स कैसे बनाते हैं वो सिखाते हो, फिर वो वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस से पैराग्राफ कैसे बनाना है, ये सब आप एक बच्चे को धीरे धीरे सिखा रहे होते हो ना। तो एक बच्चे को कैसे मैनर्स सिखाना है, कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे यूनिफॉर्म में आना है, स्कूल में कैसे डिसिप्लिन में रहना, सारी चीजें आप एक छोटे से बच्चे को सिखाते हो और वो फिर 9th में आता है, आपके बराबर होता है और सारी चीजों को सीख जाता है। धीरे धीरे वो सारी चीजें हम उसमें फीड करते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मशीन को भी एक इनिशियल स्टेज से सिखानी होती है चीजें, और वो कैसे सिखाई जाती है? डेटा फीड करके, ठीक है। आपके अंदर मैनर्स को फीड किया जाता है, उसमें डेटा फीड किया जाता है, आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे डेटा, ट्रेंड डेटा, टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक द machine intelligent. Programming along with some aspects of human intelligence like decision making and problem solving gives rise to intelligent machine. ठीक है, यहाँ पे मशीन को आप हर एक छोटी छोटी चीजें सिखाते हो जिससे मशीन डिसीजन लेने की कोशिश करती है। बिल्कुल वैसे ही सोचती है जैसे ह्यूमन सोचने लगता है, वैसे ही डिसीजन लेने लगती है जैसे ह्यूमंस लेता है। सो मशीन्स आर फेड विद इनफ डेटा एंड करेक्ट एल्गोरिदम टू मेक देम इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जो करेक्ट एल्गोरिदम यूज होना है डेटा के बेसिस पर, उससे मशीन इंटेलिजेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इसके लिए एल्गोरिदम्स और करेक्ट डेटा देने के लिए, इनको प्रोसेस करवाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसको आगे हम सिलेबस में डिस्कस भी करेंगे। Now, next question is the more the data, the better will be the analysis justify. जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा अच्छा एनालिसिस होगा मशीन में, इसको जस्टिफाई करना है। These are कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जो लॉन्ग आंसर में पूछ लेंगे आपसे, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि जितना ज्यादा आप डेटा मशीन को दोगे, मशीन उतना ज्यादा अच्छा एनालिसिस कर पाएगी। देखो, जब आपके पास ज्यादा चीजें होती है तो आप ज्यादा एनालाइज कर पाओगे। आपके पास सिर्फ 1 महीने की सेल्स है तो उसमें क्या एनालाइज करोगे? जब तक आपके पास 10 महीने की सेल्स नहीं आएगी, 5 महीने की सेल्स नहीं आएगी, तभी आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाओगे। मेरी बात समझ में आई? सो ए रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू फाइंड द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। अभी लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, वो जानने के लिए मशीन को लार्ज अमाउंट में डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लान टू ऑर्गेनाइज अ सोशल गैदरिंग इन एन ओपन एरिया सेटअप इन द मंथ ऑफ अगस्त इन दिल्ली। आई विल हैव टू लुक फॉर द वेदर forecast for the same and also look at the previous year trends. ठीक है, सो डेटा कलेक्शन इन द बेस ऑफ एनालिसिस एंड पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल्स। अब यहाँ पे क्या बोला उसने कि उसे मंथ ऑफ अगस्त में, अगस्त के महीने में दिल्ली में जाना है और एक सोशल गैदरिंग करना है, उसके लिए वो प्लान कर रहा है बंदा। तो अब वो क्या करेगा? बेसिकली वो यहाँ पर यही देखेगा ना कि नेट पे जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा, वहाँ का वेदर कैसा होता है अगस्त मंथ में, ये सारे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। वेदर के साथ साथ वो ये भी देखेगा कि प्रीवियस ईयर में वहाँ पर किस तरीके का ट्रेंड था, अभी लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है, और इसके बेसिस पर वो डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। नाउ फॉर दोज पैटर्न्स प्रेडिक्टिव मॉडल्स कैन बी मेड।
अब यहाँ पर जो मॉडल्स बनते हैं एआई मॉडल वो प्रिडिक्टिव मॉडल होता है. सो एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन डेटा साइंस कैन बी सीन इन वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो एआई की एप्लीकेशन है वो डेटा साइंस से रिलेटेड होती है जो देखने को मिलती है. स्कोर प्रिडिक्शन, टारगेट एडवर्टीजमेंट, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन फाइनेंस. तो होपफुली आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मशीन को जितना ज्यादा डेटा दोगे वो उतना बेटर रिजल्ट आपको जनरेट करेगा, उतना बेटर उसका प्रिडिक्शन होगा और उसका एनालिसिस होगा. ठीक है जी. नाउ एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सिलेक्शन. ठीक है, अब प्रॉब्लम के सिलेक्ट करने से रिलेटेड कौन से एथिकल इश्यूज हो सकते हैं जो आपको यहां पर लिखने हैं. तो व्हेन आइडेंटिफाइंग एन इशू फॉर एन एआई प्रोजेक्ट कंसीडर हाउ इट विल इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स एज सोसाइटी. मींस कि कोई एक एआई मॉडल में आपने कोई प्रॉब्लम देखी तो वो सोसाइटी और इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल कि सोफिया ने ये बात कही थी जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है कि मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगी. तो यहां पर ये जो लाइन उसने कही ये सोसाइटी को और हर एक इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट कर रही है. तो यहां पर कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो कि किसी भी एआई मॉडल को फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट है फेयरनेस. मेक श्योर दैट एआई सिस्टम डजंट अनफेयरली फेवर अ पर्टिकुलर ग्रुप और अबव अदर्स. मतलब ऐसा ना हो कि कोई एआई मॉडल किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो. हर कोई पर्सन जो उस एआई मॉडल को यूज करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए वो फेयर होना चाहिए. अभी चैट जीपीटी की बात कर लेती हूँ. चैट जीपीटी ऐसा तो है नहीं करना सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ या सारे टीचर्स ग्रुप के लोग ही यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. कोई बच्चा भी यूज कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन चैट जीपीटी को यूज कर सकता है. अंडरस्टूड. क्योंकि ये जो टूल है वो फेयरली सबके लिए अवेलेबल है. यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बस कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं, बच्चे नहीं चला सकते, सिर्फ बड़े ही चला सकते हैं. It is not like that. Next is privacy. Ensure that AI system protect the confidentiality of individual and never collect the use and private data and individual with their consent. तो यहाँ पर प्राइवेसी का भी एक एथिक है जो ध्यान रखना पड़ता है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो एआई के थ्रू जितने भी फ्रॉडुलेंट केसेस वगैरह जो आप आजकल मार्केट में देखते हो ना वो इसी फैक्टर को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं. यदि प्राइवेसी बनी हुई है हर एक इंडिविजुअल की, उसके कॉन्फिडेंशियल डेटा की, तो वो एआई मॉडल सही डायरेक्शन में काम करेगा और बेनिफिशियली होगा. नाउ ट्रांसपेरेंसी. अगेन द थिंग इज पीपल शुड नो हाउ एग्जैक्टली द एआई सिस्टम फंक्शंस, व्हाई स्पेसिफिक कंसाइसेस आर मेड. है ना, अब ट्रांसपेरेंसी तो होना जरूरी है. नाउ नेक्स्ट इज सोशल इम्पैक्ट. सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो एग्जामिन हाउ द एआई सिस्टम में इन्फ्लुएंस सोसाइटी और होल. कि जो एआई मॉडल आपने बनाया है वो सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, क्या आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या आपको उसमें और चीजें एनकरेज करनी चाहिए, उस एआई मॉडल को और ज्यादा अच्छे वे में बढ़ाना चाहिए जिससे कोई भी सोशल डिवीजन ना हो सके. है ना. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. अब ऐसे बहुत सारे रोबोट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एआई मॉडल्स हैं जो एनवायरनमेंट में, जैसे एग्रीकल्चर की बात कर लो तो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह जो है कैसे यूज करते हैं. वो बेसिकली अभी हमने देखा सीएन स्प्रे नाम का एक रोबोट है, वो बेसिकली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने में हेल्प करता है. वहीं ड्रोन्स का यूज किया जाता है जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं. एक रिमोट के थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, वो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को जो है स्प्रे करने में हेल्प करते हैं. तो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है. दैट एग्जामिन हाउ AI system could have negative impact on environment, for example consuming a lot of electricity or emitting pollutants. It also possible कि pollutants को इमिटेट करे या फिर lot of electricity consume करे. तो environment से जो चीजें हैं वो हटती चली जा रही है और कहीं ना कहीं वो AI मॉडल्स को कंज्यूम कर रहा है जो हार्मफुल भी हो सकती है. तो ये भी एक एथिक के अंदर आता है कि उसका इम्पैक्ट भी जो है जितना जरूरी है उतना ही हो. ओके, नाउ 7th क्वेश्चन पे आ चुके हैं. टोटल 10 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स मैंने लिए हुए हैं और 10 से 12 क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट लिए हुए थे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो सके जो यूनिट 1 से जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ डेटा क्या होता है एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा. अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल का जो सेकंड स्टेप है डेटा कलेक्शन, उसमें डेटा क्या होता है जिस डेटा को आप कलेक्ट करते हो और कितने टाइप का डेटा हो सकता है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो. तो बेटा डेटा होता है रॉ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स जो आप कलेक्ट करते हो और कलेक्ट करने के बाद में इसको हम एनालाइज करते हैं, इसको हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद ये डेटा कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, ये डेटा कन्वर्ट हो जाता है मैम इंफॉर्मेशन में जो मशीन के लिए बहुत काम की होती है. इंफॉर्मेशन मशीन के लिए क्या होती है, बहुत काम की होती है. सो दे आर द रॉ फैक्ट्स नीड्स टू प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है. डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है. लेकिन जो इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग बनती है, मतलब आपने डेटा को क्या किया, प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद में ये जो इंफॉर्मेशन फॉर्म हुई है वो मीनिंगफुल होती है. क्या होती है, मीनिंगफुल होती है.
Understand this thing? So whenever we want the AI project to be able to predict an output ना, we need to train it with the data set first. आप चाहते हो कि आपका AI मॉडल प्रिडिक्शन ले, तो उसके लिए आपको सबसे पहले AI मॉडल को डेटा से ट्रेन करना होगा, मतलब आपको उसको फुल ऑफ डेटा देकर उसको सिखाना होगा कि भाई इस डेटा के बेसिस पर आपको कैसे डिसीजन लेना है। और इसके लिए हम यहाँ पे कुछ अप्रोचेस का यूज करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सुपरवाइज्ड लर्निंग, है ना, उसमें हमने डिफरेंट रूल बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ, है ना, वो सारी अप्रोचेस यहाँ काम होती है किसके लिए, ट्रेन करने के लिए। तो टू टाइप का डेटा होता है, वन इज ट्रेनिंग डेटा एंड वन इज टेस्टिंग डेटा। जब मशीन में आप डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हो तो आपका जो एआई प्रोजेक्ट है उस डेटा से चीजें सीख रहा होता है, यदि वो सही डायरेक्शन में सीख रहा है मतलब आपकी जो एआई मॉडल है वो क्या है, डेटा से ट्रेन हो रहा है, तो आपका जो एआई मॉडल है वो अब ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट हो चुका होता है। फिर उसके बाद में जब वो आपका मशीन जो है वो ट्रेनिंग डेटा के थ्रू कैपेबल हो गया है, तो अब आप उसको टेस्ट करते हो। ठीक है भाई, आपने मशीन को सब सिखा दिया, पूरा डेटा मशीन में इंसर्ट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियस चेक ही करोगे। आपने जब इनपुट दिया रहता है तो आपको आउटपुट का इंतजार रहता है कि नहीं, तो वही चीज है यहाँ पर कि अब आप उस मशीन को टेस्ट करोगे अपने लेवल पे दूसरा डेटा देकर कि मशीन सही प्रिडिक्ट कर पा रही है कि नहीं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल। एआई मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें टेस्टिंग डेटा की जरूरत होती है, ट्रेनिंग डेटा की जरूरत होती है मशीन को ट्रेन करने के लिए, मशीन को समझाने सिखाने के लिए। नाउ इन टेस्टिंग द डेटा इज नॉट सिन फॉर विच द प्रेडिक्शंस हैव टू बी मेट। ओके जी, क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ विजुअलाइजिंग डेटा। अभी डेटा को विजुअलाइजेशन की जरूरत क्या हुई, तो जो मैंने आपको बताया था ना कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को एनालाइज किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, तो उसमें डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। यदि पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करूं तो वहां पे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इकलौती ऐसी लाइब्रेरी जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज की जाती है। तो डेटा को विजुअलाइज क्यों करना है यहाँ पर, वाई, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जो बहुत डिटेल में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है उसको ग्राफ चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। बिग डेटा को इजीली एनालाइज और एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पे जितने भी एरियाज है उसके इंप्रूवमेंट के लिए हमें डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। नाउ इट आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड वेरिएबल्स। जो डेटा पॉइंट्स और वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। एंड एक्सप्लोर न्यू पैटर्न्स एंड रिवील्स हिडन पैटर्न्स। अभी डेटा विजुअलाइजेशन को मैंने बहुत डिटेल में समझाया। एक्सेल हो गया आपका, टैब्यूलियो हो गया, पाइथन की जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है ना, एमएस एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है, वो सभी आपके डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में आते हैं, जिसमें आप ग्राफ चार्ट कुछ इस तरीके से ग्राफ चार्ट वगैरह बनाकर चीजों को प्रिडिक्ट करते हो ना, ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन कहलाता है। डन। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। अभी मैंने बताया कि एआई की एप्लीकेशन किसी भी सेक्टर में आ सकते हैं बेटा, तो इट इज नॉट कंपलसरी कि जो मैंने बताए हैं सिर्फ वही आए। एग्रीकल्चर में अभी देखा, हेल्थ केयर में अभी देख रहे हो, किसी भी सेक्टर में पूछ सकते हैं, बिजनेस में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, किसी में भी पूछ सकते हैं। Okay, for saving human lives, the medical industry is relying on AI on many fronts. Now, healthcare organization are using IBM Watson for medical diagnosis. देखो IBM का जो Watson है, मशीन जो है, AI टूल जो है, वो मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, डिसीजेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है कि कौन सी डिसीज हुई है। ठीक है, नाउ गूगल्स डीप माइंड अगेन द सेकंड हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड सिस्टम दैट कैन एनालाइज रेटिनल स्कैन्स एंड स्पॉट सिम्टम्स ओके और साइट थ्रेटनिंग आई डिसीजेस से रिलेटेड जो रेटिनल स्कैन्स वगैरह होती है उसको करने में डीप माइंड हेल्प करता है गूगल का। IBM वॉटसन किसमें, मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। सो AI इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स दैट एनालाइज सैंपल्स ऑफ टिश्यूज एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स। मतलब यदि आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे जाते हो तो वहां पे आपको कुछ ऐसे AI बेस्ड टूल्स मिल जाते हैं, AI बेस्ड रोबोट्स वगैरह भी दिखते हैं जो कि स्कैनिंग में, डायग्नोस करने में, चीजों को पता लगाने में हेल्प करती हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, लिख कर आ जाओगे आराम से। इस क्वेश्चन में आप EEG, ECG मशीन्स के बारे में लिख सकते हो, MRI, CAD मशीन्स के बारे में भी लिख सकते हो, टेम्परेचर गन वो भी AI इनेबल्ड टूल है, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर फॉर्म करके आ सकते हो, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, तो टॉप 20 क्वेश्चन में मैंने 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको करवा दिए, क्योंकि बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि यूनिट 1 से कैसा भी क्वेश्चन अब आएगा तो आप आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इन क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पे एक काम की बात ये होती है कि बेटा हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है ना, जो हमने पढ़ा है। तो यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको लास्ट सेशन MCQs का भी समझ में आ गया होगा और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो लास्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू AI। AI से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं और क्या कंसर्न्स हो सकते हैं।
सो सबसे पहला जो कंसर्न है लोगों का वो यही है कि मैम जॉब लॉस हो रही है ना। सो मोर मशीन्स बीइंग यूज्ड डे बाय डे, सो अनएम्प्लॉयमेंट का जो फियर है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है ना। और ऑब्वियस सी बात है, होगा भी। देखो कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पर एआई रोबोट लाके खड़ा कर दिया जिसने 10 लोगों के काम को अकेला ही कर देना है। मेरी बात समझ में आई? तो बेटा अब वो जो 10 लोग हैं वो तो गए जॉब से, उनकी तो जॉब गई। अब वहां पे एक बंदा काम करेगा जो उस रोबोट को मैनेज करेगा। अब उन 10 लोगों में से यदि किसी को रोबोट मैनेज करना आ रहा है तो वो एक की तो जॉब बच जाएगी, नहीं तो बाहर से हमें लेकर आना पड़ेगा एक अच्छा सा टैलेंटेड बंदा जिसको एआई पे काम करना आता है, जिसको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, जो रोबोटिक्स में मास्टर हो, कुल मिला के हम कह सकते हैं। तो जॉब का खतरा तो है, लेकिन उनको है जो टेक्नोलॉजी से के बारे में टी भी नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, एआई की मदद से जॉब का खतरा है, लेकिन यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एआई अपने आप में ही बहुत सारी जॉब्स लेकर आया है ना। जितनी जॉब जा रही है ना उतनी जॉब्स भी लेकर आया है। एआई/एमएल इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिसिस्ट बन सकते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एआई इनेबल्ड निकल के आ रहे हैं, उनके बेसिस पे आप लाखों में अपनी जॉब्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ पर्सनल प्राइवेसी, ठीक है, द कैमराज इंस्टॉल्ड यूज फेशियल रिकॉग्निशन टू आइडेंटिफाई यू इन द क्राउड, यू आर बीइंग फॉलोड एंड रिकॉर्डेड एवरीवेयर विदाउट इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस, अभी जो ये पर्सनल प्राइवेसी रिलेटेड जो कैमराज लगे होते हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी ट्रैक कर लेते हैं विदाउट योर इंफॉर्मेशन, आपको नहीं पता होता है, राइट। एआई कैन मेक मिस्टेक्स। अब ऐसा नहीं है कि एआई मॉडल हमेशा एरर फ्री ही काम करता है, भाई मशीन्स भी यहाँ पर एरर कर सकती है क्योंकि ह्यूमंस नहीं बनाई है। मशीन सिंपल से कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ध्यान रखना। एआई जितने भी मॉडल्स हैं वो सिंपल उनका कॉन्सेप्ट होता है, जैसा डेटा वैसा आउटपुट, जैसा इनपुट दोगे, जिस फॉर्मेट में डेटा दोगे, जितना अच्छा आप डेटा को ट्रेन कर पाओगे उतना अच्छा इनपुट मिलेगा। तो जैसा डेटा वैसा आउटपुट, बात समझ में आ गई? तो वही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। सो एआई मॉडल कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, है ना। माइक्रोसॉफ्ट चैटबॉट, टे एंड उबर, सेल्फ ड्रिवन कार्स, सम ऑफ द फेमस मिस्टेक्स मेड बाय एआई, है ना। अब क्या सेल्फ ड्राइविंग कार से एक्सीडेंट नहीं हो सकता है? में भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ में सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं जो एज इट इज हुबहू उठ के आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 100% गारंटीड है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। हाँ, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा है जैसे कि मैंने इस बार कहा है, बट क्वेश्चन यही होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है जी, इस यूनिट से। तो एमसीक्यूज तो हमने पहले सॉल्व कर ही लिए और आज क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने कर लिया है। होपफुली यूनिट 1 अब आपका क्रिस्टल क्लियर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पक्का हो चुका है। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे द ब्रांड न्यू यूनिट नंबर 2। टिल देन स्टे happy. Thank you so much.